आई वेलकम विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, ठीक है, जिनको हम विधायक बोलते हैं, उनको हम देखेंगे आज कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर थे जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते थे या सांसद बोलते थे, उसी टाइप से हमारे होते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिनको हम विधायक बोलते हैं। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का है तो एमएलसी बोलते हैं। कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे 3 ऑर्गन डिवाइड डिवाइड है, एक गवर्नर और एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हमारी काउंसिल है। काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है। यहाँ के मेंबर को एमएलए बोला जाता है और काउंसिल के मेंबर को एमएलसी बोला जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो किस कौन है जो हमारा लेजिस्लेटिव का मेंबर बन सकता है, ठीक है, एमएलए या एमएलसी बन सकता है। कौन है, विधायक बनने की क्या क्वालिफिकेशन। तो ये हमारी आर्टिकल 173 के अंदर क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो पर्सन अपनी एक ओथ मतलब इलेक्शन से पहले जो ओथ दिलाई जाती है, ठीक है, मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ एंड परमिशन बिफोर पर्सन। जो इलेक्शन कमीशन इस पर्पस के लिए जिस पर्सन को भी लगाता है उसके सामने ओथ लेनी है। ओथ किसकी लेनी है? टू बी ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? ये हमारी इसकी ओथ आती है। और उस पर्सन की जो एज है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। मतलब वो पर्सन 30 ईयर कंप्लीट कर चुका हो, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो 25 ईयर एज कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है? मतलब एमएलए बनने के लिए जो एज है वो 25 ईयर है और एमएलसी बनने के लिए जो एज है वो 30 ईयर है। जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर में थी। ठीक है? ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जो भी हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है वो अलग-अलग टाइप की क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, ठीक है? जैसे जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू बताया गया है, कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके थ्रू बताया गया है कि जैसे अगर कोई पर्सन रिजर्व सीट से लड़ रहा है, तो वो जैसे एससी के लिए रिजर्व सीट है तो उस वो एससी होना चाहिए, एसटी के लिए रिजर्व सीट है तो वो एसटी होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर जो वोटर होने चाहिए इस टाइप से, ये सारी चीज़ हमारी थी। ठीक है? अगली चीज़ हम आते हैं, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज़ ए इलेक्टर फॉर असेंबली ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसके अंदर वो एज़ ए इलेक्टर होना चाहिए। ये हमारी कुछ क्वालिफ़िकेशन आती हैं। अगले हम देखते हैं ओथ। क्वालिफ़िकेशन बन गई, क्वालिफ़िकेशन मिल गया, वो इलेक्शन हो गया, वो पर्सन क्या हो गया? एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बन जाता है। अब उसके बाद में उसको ओथ लेनी होती है आर्टिकल 188 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 188 में बताया गया है कि अपनी सीट मतलब हाउस के अंदर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, यहाँ पर भी अपनी सीट पर बैठने से पहले हर मेंबर को क्या है, एक ओथ लेनी पड़ती है बिफोर गवर्नर। गवर्नर के सामने ओथ लेनी पड़ती है, गवर्नर उसको ओथ दिलाता है। या फिर अगर गवर्नर किसी वजह से प्रेजेंट नहीं है तो गवर्नर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है ओथ दिलाने के लिए। ओथ क्या लेते हैं हम? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, एमएलए, एमएलसी, वो ओथ लेते हैं ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन ही इज अबाउट टू एंटर। अगर कोई पर्सन बिना ओथ के मतलब एक पर्सन कोई ओथ नहीं लेता है और बिना ओथ के क्या करता है, वो हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगता है, ठीक है? तो अगर ओथ तो क्या होगा, उसके ऊपर 500 रुपीज़ का फाइन लगेगा, ठीक है? अगर वो मतलब बिना ओथ लिए, ठीक है? बिफोर टेकिंग अ सब्सक्राइब टू प्रिस्क्राइब ओथ एंड एप्रिसिएशन के थ्रू, इसमें आता है हमारा आर्टिकल 193 के अंदर। यहाँ पर फाइन की बात की गई है। ये बोला गया है अगर उस पर्सन को पता है कि वो मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है या फिर अपनी मेंबरशिप से किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तब भी ये हमारा उसके ऊपर एक फाइन रहेगा। अगर उसको पता है पर्सन को कि उसे हाउस ऑफ सिटिंग से बाहर कर दिया गया है, तब भी उस पर्सन को क्या रहेगा? 500 का फाइन रहेगा, अगर वो सिटिंग मतलब हाउस के अंदर एंट्री करता है, पार्टिसिपेट करता है तब। अगला हम देखेंगे सीट वैकेंसी। आर्टिकल 119 के अंदर बताया गया है क्या-क्या कंडीशन है जब वो एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर विधायक की सीट वैकेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आती है डबल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप।
तो डबल मेंबरशिप के अंदर देखते हैं कि अगर एक पर्सन मतलब मान लो कि एमएलए था, ठीक है? अब क्या है, अब उसने एमएलसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एमएलसी बन गया। तो दोनों में के एक ही जगह वो मेंबर रह सकता है, ठीक है? या फिर एमएलसी था, उसने एमपी के लिए इलेक्शन जीत गया, ठीक है? तब एक ही जगह मेंबर हो सकता है। अगर डबल मेंबर की वजह से भी सीट उसकी खाली हो सकती है। अगर कोई पर्सन डबल मेंबरशिप होल्ड करता है, तो उसकी एक सीट खाली कर दी जाएगी। अगली चीज़, अगर वो पर्सन रिज़ाइन कर देता है, ठीक है? अगर वो पर्सन रिज़ाइन कर देता है, अब रिज़ाइन क्या करेगा? जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, या तो स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा, उसको रिज़ाइन करेगा। अगर वो एब्सेंट रहता है मतलब 60 डे, अगर वो एब्सेंट रहता है, हाउस की जो हमारे हाउस की जो सेशन सेशन होता है, सेशन से किसी भी टाइप से वो 60 डे एब्सेंट हो जाता है बिना बिना परमिशन के। 60 डे से ज़्यादा अगर बिना परमिशन के 60 दिन से ज़्यादा अगर एब्सेंट होता है, तब उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो। अगला, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अब आगे हम डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे कैसे वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगला आता है इलेक्शन इज़ डिक्लेयर वॉइड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा वो इलेक्शन जो इस इलेक्शन उसने लड़ा था वो अगर वॉइड कर दिया जाता है, मतलब वो इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है, इलेक्शन को कैंसल कर दिया जाता है, तब क्या होगा, वो सीट हमारी वैकेंट हो जाएगी अगली। अगर वो हाउस से एक्सपील किया जाता है या फिर वो इलेक्ट हो जाता है ऑफिस ऑफ गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट किसी भी अदर पोस्ट के लिए वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है। तो इन पर्सन की शपथ लेने से पहले हाउस इसमें एंटर करने से पहले अपने ऑफिस में उसे अपनी वो सीट छोड़नी होती है, जो हम गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो ये कंडीशन है, इन कंडीशन की वजह से क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी, सेम टू सेम वही प्रोसीजर, डिस्क्वालिफिकेशन का वही प्रोसीजर है जो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया। अगर कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है या फिर कोर्ट के द्वारा ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब दिवालिया, तब भी पर्सन क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो भारत का सिटीजन नहीं है, ठीक है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर कोई भी अदर लॉ अगर पार्लियामेंट ने ऐसा बनाया है जिसके अंडर क्या है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट ने एक रूल एक्ट बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहाँ पर बोला गया है कि अगर उसने इलेक्शन के टाइम पे अगर वो किसी भी टाइप के ऑफेंस में फंसा, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीट खाली हो जाएगी। या फिर अगर उस पर्सन को किसी ऑफेंस में, ठीक है, 2 साल, 2 ईयर अगर इम्प्रिजमेंट हो जाता है, जेल हो जाती है, मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तब वो जो सीट होगी उसकी खाली हो जाएगी, ठीक है। या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमारा 10th शेड्यूल आता है, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं हम दल-बदल कानून। तो दल-बदल कानून के थ्रू अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, जिस पार्टी से वो लड़ा है, जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ा है, तब उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में की डिस्क्वालिफिकेशन में। वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन या सीट की वैकेंसी का, ठीक है? वहाँ पर ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। तो वही प्रोसीजर है, जो दोनों में प्रोसीजर सेम टू सेम है। प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।